भूविज्ञान में हम एक बेसिक प्रिंसिपल को मानते हैं, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो आज हो रहा है और जैसा हो रहा है विगत में भी ऐसा ही होता रहा होगा। इसी आधार पे हम प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझते हैं। तो आज पहाड़ों में संसाधनों की कमी है, वो पानी हो, खेती वाली जमीन हो, फसल की उपज हो, वो सब यहाँ अपेक्षाकृत कम है। तो विगत में भी ऐसे ही होगा। आज यहाँ ज्यादातर खेती जो है वर्षा पे आधारित है, पहले भी वर्षा पे आधारित रही होगी। आज अगर मानसून देरी से आता है या विंटर रेन्स फेल होती हैं, तो यहाँ सूखे की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहले भी ऐसा ही होता होगा। ऐसे में पहाड़ का जो काश्तकार था या पहाड़ में जो लोग रह रहे थे, ये किसी भी सूरत में फसल का खराब होना या फिर क्रॉप की ईल्ड का कम होना, उत्पादकता का कम होना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे इनके अस्तित्व पर खतरा हो सकता। तो आज हम देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने आखिर किया क्या, कैसे वो इस रिसोर्स डिप्लीटेड एरिया में, ऐसे स्थान पे जहाँ पे संसाधनों की कमी थी, वहां पे सक्सेसफुली रह पाए। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी समाज के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी के बिना किसी भी समाज का निरंतरता में किसी जगह पे रह पाना संभव नहीं है। यहाँ पहाड़ों में लोग हजारों साल से रह रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपने खाने पीने लायक उगा पाते थे। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पहाड़ों में खेती की जगह हमेशा से सीमित रही है। फिर यहाँ की खेती हमेशा से वर्षा पे आधारित रही। कुछ ही खेत जो घाटियों में थे, घाटी में नीचे स्थानों पे थे, वहां पर सिंचाई का प्रबंध था। अन्य पूरी की पूरी खेती वर्षा पे आधारित थी। ऐसे में इन्हीं कारण से यदि फसल खराब होती है या फसल की उत्पादकता या यील्ड कम हो जाती है, तो यहाँ रहने वालों का जीवन संकट में पड़ सकता था, उनका सर्वाइवल पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कई ऐसी विधियां इजाद की जिससे कि सीमित जगह में उन्हें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। जैसा कि आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग की जानी चाहिए, इससे उत्पादकता बढ़ती है, फसल सस्टेनेबल होती है, फसल के खराब होने की चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ के लोग भी मिश्रित खेती किया करते थे। मिश्रित खेती मतलब एक ही जगह पे एक ही समय पे अलग अलग प्रकार की फसल प्रजातियां उगाया करते थे, ताकि इस जगह का भरपूर उपयोग हो सके और उसी के साथ साथ उनका उत्पादकता बढ़ सके, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस मिल सके। और यहाँ की बड़ी एक अच्छी जो विधि है, जिसको यहाँ के लोग 12 नाजा बोलते हैं, 12 डिफरेंट वेराइटीज, उसमें सीरियल्स भी थे, पल्सेस भी थी, वेजिटेबल्स भी थी, ऑयल सीड्स भी थे, फाइबर्स भी थे, ये एक साथ उगाए जाते थे। और ये जो वैरायटीज एक साथ उगाई जाती थी, ये अलग अलग वर्टिकल स्पेस पे मैच्योर होती थी। तो वर्टिकल स्पेस का भरपूर उपयोग होता था, एक दूसरे के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करती थी, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो बनाए रखती थी। ऐसी स्थितियों में वीड्स और पेस्ट के लगने की संभावनाएं कम होती थी, क्योंकि कई तरह की प्रजातियां हैं एक साथ उग रही होती थी। तो इसमें साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस तरह की स्थिति में जो कीट पतंगे हैं वो कम लगते हैं, खरपतवार कम उगती है, और इसकी वजह से यहाँ खाने में पोषकता बनी रहती थी, वैरायटी बनी रहती थी, अलग अलग तरह की चीजें आपको मिलती थी। परंतु तो समय बीतने के साथ विभिन्न कारणों से एक तो यहाँ से पलायन हो रहा है, फिर पहाड़ों में जंगली जानवरों का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को पारंपरिक खेती में कोई रुचि नहीं रह गई है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की पारंपरिक खेती सस्टेनेबल नहीं रही। बाजार में हमारे उत्पादों का उतना मूल्य नहीं मिल पाता है। जो हम बात करते हैं, जो दूसरे खाद्य पदार्थ थे, दूसरे फार्म प्रोडक्ट्स थे, उनकी दाम में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। डिफरेंशियल अप्रिसिएशन इन प्राइसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माउंटेन एग्रीकल्चर गेटिंग टू द बैक सीट। हमारी जो पारंपरिक उत्पाद थे, उनके दाम अपेक्षाकृत ज्यादा नहीं बढ़े, जिस वजह से हमारे जो काश्तकार हैं उनको
यहाँ की फसलें उगाने में, यहाँ के पारंपरिक खेती बाड़ी में कोई ज्यादा रुचि नहीं है। आज समय बीतने के साथ माउंटेन फार्म्स की जो डाइवर्सिटी है वो समाप्त हो रही है। ऐसे तो हमारी जो ये फसलें आने वाले समय में इनका जो मदर प्लांट है या सीड्स है वो भी नहीं बच पाएंगे। ऐसे में जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए ही कहें या फार्म की, माउंटेन फार्म्स की जो डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किए जाने जरूरी है। ऐसे में आप कहेंगे कि ये सब प्रयास तो संस्थागत रूप से सरकार को करने चाहिए। जाहिर है, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाने की बात है, यहाँ के बीजों को बचाने की बात है, उसका जेनेटिक जो सबस्ट्रेट है वो बचाने की बात है, तो वो निश्चित ही संस्थागत रूप में होना चाहिए। परंतु यहाँ का किसान तो तभी उगाएगा जब उसे बाजार में दाम मिलेंगे, और दाम तब मिलेंगे जब उन उत्पादों की मांग होगी। आज जरूरत है हम अपनी परंपराओं को बचाएं। कम से कम जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाने के नाम पे हम यहाँ की जो क्रॉप वैरायटीज है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको एकत्रित कर सकते हैं, उनको भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। ये आपका मेरा प्रयास हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि गेहूं कम खाने की बात चल रही है, लोग मिलेट्स खाने की बात कर रहे हैं, तो इससे हम अपनी जो पहाड़ की क्रॉप वैरायटीज हैं, कोदो हो सकता है, झिंगोरा हो सकता है, मडवा हो सकता है, उसको प्रमोट करने की बात कर सकते हैं। आज कई जगह मैं देख रहा हूँ बेकरीज में मिलेट की आपको ब्रेड मिल रही है, बिस्किट्स मिल रहे हैं, दूसरी चीजें मिल रही है, हम उसे प्रमोट कर सकते हैं ताकि जो पहाड़ में है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो एप्रिसिएशन इन प्राइसेस हुआ, वो कोर्स सीरियल्स जो हम आ रहे हैं उनके प्राइसेस उस तेजी से नहीं बढ़े, जिसकी वजह से जो पहाड़ में आज भी फार्मर बच गए हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहा है कि वो परंपरागत फसलें उगाते रहे। अगर उन्हें मार्केट मिलेगा तो हमारी ये फसलें बनी रहेंगी। तो इन फार्म प्रोडक्ट्स को खरीद कर हम पहाड़ की जो फार्म डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में अपना सहयोग कर सकते हैं। अपनी तरफ से हम इतना तो कर ही सकते हैं कि पारंपरिक जो हमारा उत्पाद आ रहा है उसको खरीदें, उसको प्रमोट करें। जब मांग होगी तो दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो लोग उन फसलों को उगाने को भी प्रेरित होंगे। तो ये हमारा अपना प्रयास हो सकता है, हमारा अपना योगदान हो सकता है पहाड़ की जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाने में, यहाँ की पारंपरिक फसलों को बचाने में। तो अगली बार आप बाजार जाएं तो देखें पहाड़ से आए कौन कौन से उत्पाद आपके पास पड़ोस में बिक रहे हैं, उनको खरीद कर आप पहाड़ की जो फार्म डाइवर्सिटी है उसको बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगली बार आप मार्केट जाएं तो मिलेट के बिस्कुट खरीदना न भूलें, और इस चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।